पर, स्टेट्स के लेवल पर, यूनिट के लेवल पर रेगुलर असेसमेंट का, जायजे का, काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसको देखने का एक इंतज़ाम मौजूद है। रिपोर्ट्स ली जाती हैं, देखा जाता है। और अभी गुज़िश्ता टर्म से हमने इसकी बाकायदा सोशल ऑडिट का भी तरीक़ा शुरू किया है कि हमारे ट्रेंड सोशल ऑडिटर्स यूनिटों में जाते हैं, मकामात पे जाते हैं, वहाँ आम समाज के लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों के दरमियान काम हो रहा है उन लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, मेथड है, उसके मुताबिक डिटेल सोशल ऑडिट करते हैं, उसकी रिपोर्ट हमको देते हैं। तो इस दफ़ा वो रिपोर्ट भी पेश की गई हमारी जो सेंट्रल बॉडी है, नुमाइंदगान उसके सामने, और उसी सोशल ऑडिट और उस जायजे को सामने रखते हुए हमने फिर आगे का मंसूबा तश्कील दिया है। तो मैंने अभी जो हाइलाइट्स बताए हैं वो वही हैं जो थोड़े से नए हैं, जो पिछले मंसूबे से मुख्तलिफ हैं। बाकी जो रेगुलर काम हमेशा माजी में भी होते रहे हैं और हमेशा जमात के कामों का हिस्सा है वो शामिल हैं, उसको मैंने इस दफ़ा अभी आपके सामने वो तफसील नहीं बयान की है, बल्कि वही बातें हाईलाइट की हैं जो इस मंसूबे की नई और नुमायां खुसूसियात हैं। आप ऑन द डाइट 6 लोग बैठे और आप द डाइट लगभग 10-15 लोग आपके बैठे होंगे। आपने एक बात की औरतों को उनके राइट दिलाने की या मीरास की बात की। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुद ये काम किया है, फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, महिलाओं को मीरास दिया है? जी, जमात में तो ये ज़रूरी है। हमारे जो अरकान जमात हैं, यहाँ बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि जो जमात के पूरे 14,000 अरकान हैं और उसके अलावा भी जो मुतवस्सिलीन हैं, उनसे हम जो 4-5 बातें हर जगह जाके पूछते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो उसमें एक अहम बात ये भी पूछते हैं कि क्या आपने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मीरास में हिस्सा दिया है, नहीं दिया है। अगर कोई नहीं देता तो उसको समझाते हैं, और समझाने के बावजूद नहीं देता तो वो जमात में रह नहीं सकता, उसको जमात से एक्सपेल कर देते हैं। तो जमात में रहने के लिए और जमात का पार्ट बने रहने के लिए इस्लाम की तमाम तालीमात पर आमिल रहना ये ज़रूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। कोई हमारी मालूमात के बगैर किसी गफलत की वजह से कुछ कर दे तो अलग बात है, या फिर किसी मजबूरी की वजह से करे, टाइम ले, वो अलग बात है। लेकिन ये कि शरीयत के मुताबिक मीरास की तकसीम और दीगर जो शरई फ़राइज़ है उसकी तकमील, ये तमाम अरकान के लिए ज़रूरी है। उस पर उनका एहतसाब लिया जाता है, कोई नहीं करता है तो उस पर इन्फोर्स किया जाता है। सर, आपने एजेंडा पेश किया, बहुत अच्छा एजेंडा सर, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन सर मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ख़वातीन के लिए तालीम के सिलसिले में आप क्या काम कर रहे हैं? दूसरा ये कि जो आपने हेल्थ का इशू कहा है, हेल्थ में सर शिफा इतना महंगा हॉस्पिटल है, ये लोग लूट रहे हैं सर। अब सर गरीब लोग कहाँ जाए इलाज के लिए? आपका मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, ठीक है सर। तो सर इसके एक तो शिफा के लिए मैं आपसे कह रही हूँ। दूसरे सर तालीम के लिए जो है सर, अब 20 एकड़ ज़मीन है जमात इस्लामी के अंदर, और सर जो लाइब्रेरी है वहाँ लेडीज़ के लिए सर सिर्फ 4 कुर्सियाँ टूटी फूटी जहाँ बैठ को पढ़ती है सर। और सर आज के ज़माने में जो प्राइवेट एग्जाम दे रही लड़कियाँ, घरों में जगह नहीं है पढ़ने की उनके, वो कहाँ जाए पढ़ने के लिए? तो सर यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग बनवाई है लेडीज़ के लिए जहाँ बैठ को पढ़ाई कर सकते हैं। आपका मशवरा पहले सर आपने अमल तो नहीं किया, लेकिन सर आपने कुछ जवाब मिला जी जी तो सर मुझे तामीर नजर नहीं आई यहाँ पर। ठीक जी। सर मुझे तो बताइए आप। तो लड़कियों की तालीम भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, और मंसूबे में भी ये बात शामिल है कि लड़कियों की तालीम पर हम तवज्जो देंगे, उनको हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। जितनी हमारी एजुकेशनल स्कीम्स हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क़याम हो, अवेयरनेस की कैंपेन्स हों, उन सब में फ़ीमेल एजुकेशन और औरतों की एजुकेशन, इसको ख़ास प्रायोरिटी, ख़ास अहमियत दी गई है, और उसी अहमियत के साथ इंशाअल्लाह हम इस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो आपकी बातें हैं, आपके बहुत अहम मशवरे हैं, तो उन मशवरों को नोट किया जाएगा, उस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है कि हम सब के वसाइल, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, और उसमें मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ को हमको मुकम्मल करना है, उसकी कोशिश की जाती है। तो आपके मशवरों का इस्तकबाल है, इंशाअल्लाह उसका ज़रूर लिहाज रखा जाएगा। जी, और कोई बात? जी, बीते दिनों एक प्रतिनिधि मंडल देश के रक्षा मंत्री से मिला, जिसमें जमात के ग्रुप में मुश्तबा फारूक साहब, उनका भी नाम सूची में था मिलने वालों में, लेकिन बाद में ये पता चला कि जमात ने परमिशन नहीं दी मिलने के लिए। क्या वजह रही, या क्या कुछ बताएंगे? तो अभी तो हम मंसूबे और प्लान पे बात करेंगे। बाकी ज़ाहिर है कि कब किससे मिलना है, क्या मिलना है, ये तंजीमें अपनी प्रायोरिटीज़ के लिहाज से तय करती हैं। तो प्रायोरिटी के लिहाज से जब मौका होगा मुलाकात भी करेंगे, जब ज़रूरत नहीं महसूस की जाएगी नहीं करेंगे। जी। भारत एक्सप्रेस से निसार खान, जी। आपने 4 साला मंसूबे में शामिल किया है बिल्कुल आगाज में कि इस्लाम के ताल्लुक से
سے اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں. ٹھیک. موجودہ حکومت کی نظر میں ہی سب سے زیادہ اسلام کو لے کر فی الحال غلط فہمیاں ہیں. گزشتہ 9 سال تک جماعت اسلامی نے ان سے دوری اختیار کی. کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اب حکومت سے ملاقات کر کے اپنی بات کو منظم انداز میں رکھا جائے اور اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے, اور اسی کا ایک حصہ لو جہاد کا معاملہ بہت زیادہ سرخیوں میں ہے اور ہندو مہا پنچایت کا معاملہ اتراکھنڈ میں ہونے جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں شامل کیا جانا چاہیے. جی, تو دیکھیے یہ پبلک اوپینین بدلنا, سوچ بدلنا ایک دوسری چیز ہے. پولیٹیکل ریزسٹنس ظاہر ہے کہ پولیٹیکل جو لوگ پولیٹیکل اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں, وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں پھیلا رہے ہیں, وہ تو ایک پلان کے تحت پھیلا رہے ہیں. تو وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پولیٹیکل ریزسٹنس ایک الگ چیز ہے, پبلک اوپینین کو بدلنا ایک دوسری چیز ہے. تو دونوں کام کریں گے, پولیٹیکل ریزسٹنس بھی ہوگا, لیکن یہاں جو بات ہے وہ پبلک اوپینین کو بدلنے کا کام ہے. تو ہم سماج کا اوپینین بدلیں گے, سماج کے لوگوں سے بات کریں گے, لوگوں سے تعلقات بڑھائیں گے, ان کی غلط فہمیاں دور کریں گے. حکومت سے بھی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں بات ہوتی ہے تو وہ صرف پرائم منسٹر سے, ہوم منسٹر سے ٹیبل پہ ہونے والی بات ہی حکومت سے بات نہیں کہلاتی, بلکہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں میڈیا کے ذریعے, ڈسکورس کے ذریعے پورے سماج میں جو بحث چلتی ہے وہ بحث, یہ بھی حکومت سے بات کرنے کا ایک ذریعہ, ایک میڈیم ہوتا ہے. تو یہ جو پبلک اوپینین کو بدلنے کے لیے کوششیں ہوں گی, ظاہر ہے کہ وہ سماج سے بات کرنے کا بھی ذریعہ ہے, حکومت سے بھی بات کرنے کا ذریعہ ہے. سر, آپ نے یہ 4 سال تک آپ اس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, تو کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ملک پر, سماج پر, مسلم سوسائٹی پر جماعت اسلامی جو بھی پروگرام چلاتی ہے ان کے کچھ اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ان کا احساس ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم سماج کے ہر طبقے سے ڈائلاگ کریں گے. گزشتہ کئی مہینوں میں ایک RSS کے ساتھ بھی ڈائلاگ چل رہے تھے جس میں جماعت اسلامی کا ایک حصہ تھی. تو کیا آنے والے منصوبے میں ڈائلاگ میں وہ بھی شامل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ جی, تو 2 سوال کیے ہیں آپ نے. جماعت کی کوششوں کا امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم نے جو سوشل آڈٹ کرایا ہے گزشتہ میقات میں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں کامیاب ہو رہی ہیں اور سماج اس کا اثر قبول کر رہا ہے. بعض چیزیں کامیاب نہیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس کو اور بہتر بنانے کی اور اس کو بدلنے کی ہم اس میقات میں کوشش کریں گے. RSS کے ساتھ ڈائلاگ کی آپ نے بات پوچھی ہے, تو ان پرنسپل یہ بات ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم سماج کے ہر طبقے سے بات کریں گے, لیکن کب بات کریں گے, کیا بات کریں گے, ظاہر ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے طے ہوگا. سر, آپ نے ابھی کہا کہ جو کارپوریٹ ہاسپٹل ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں, جو لوگ جماعت سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ جماعت کے جو اپنے اسپتال ہے جیسے الشفا ہے تو بہترین اسپتال ہے, بہت اچھا اسپتال ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اسپتال بھی دوسرے اسپتالوں کی طرح لوٹ رہا ہے. ابھی ہم نے ایک اسٹوری کی تھی, اس میں 50 لوگوں کا کمنٹ ہے کہ یہ اسپتال لوٹ رہا ہے. سب کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ لوٹ نہیں رہا ہے, آپ جماعت کے لوگوں سے ملیے, یہ بہترین اسپتال ہے, لیکن وہ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا کچھ اسٹاف کی بدماشی کی وجہ سے وہاں جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے جماعت اسلامی کی بدنامی ہو رہی ہے؟ تو اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ اسپتال لٹیرا ہے. سچ بات تو ہے. جی, تو پہلی الشفا ہاسپٹل کی مینجمنٹ سے آپ بھی بات کیجئے, ہم بھی ان کو متوجہ کریں گے کہ وہ اپنی کوششوں کو اور اپنی سرگرمیوں کو عوام کے سامنے بھی لائیں, پبلک ریلیشن بڑھائیں اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. آپ بھی تعاون کیجئے, میڈیا کے لوگ بھی جو ان کے اچھے کام ہیں نمایاں کیجئے. ظاہر ہے کہ وہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہے, کم قیمت پر بھی علاج ہوتا ہے, فری علاج بھی ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کو ظاہر ہے کہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن, کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہر آدمی کو, امیر آدمی کو اور مڈل کلاس آدمی کو, ہر ایک کو مکمل فری سہولت فراہم نہیں کر سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے. اس طرح کی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں وہ یہی کر سکتی ہیں کہ لوگوں سے کو ایکسپلائٹ نہ کریں, ان سے غلط فیس نہ لیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سہولتیں دیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الشفا ہاسپٹل یہ کام کر رہا ہے, آپ اس کام کو نمایاں کیجئے, اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کے علم میں بھی لائیے, ہمارے علم میں بھی لائیے. امیر صاحب, آپ نے اپنی لیڈرشپ انٹروڈیوس کی ہے, میکسیمم کی ایجز اگر دیکھا جائے تو 40 پلس یا 50 پلس ہے. کیا ینگ لیڈرشپ کے یہاں آپ کے پاس کوئی اسکوپ ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس 70 ایئرس سے لے کے 30 ایئرس تک ہر ایج کے لوگ موجود ہیں.
हमारी जो मरकजी सेक्रेटरीट है, अभी और असिस्टेंट सेक्रेटरीज वगैरह आना बाकी हैं, तो पूरी मरकजी सेक्रेटरीट आप देखेंगे तो उसमें 70 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक हर एज के लोग हमारी मरकज के सेक्रेटरीट में मौजूद हैं और सब मिलकर तवाजुन के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मॉडल है जिसे दूसरी तंजीमों को भी फॉलो करना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि जमात इस्लामी का इम्पैक्ट कितना है। आपने कहा कि एक सर्वे हमने करवाया, जिसका नतीजा ये निकला कि इसका मुस्बत असर समाज में हुआ है, लेकिन जिस तरह का मुल्क में माहौल है वो हालात ऐसे हो गए हैं, दावत के काम को लेके या जो आप पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं श्रिंक कर गए हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि लव जिहाद के मामले को लेकर जो हालात हैं, यहाँ तक नौबत आ गई है कि ऑनलाइन गेम पर बोलना पड़ रहा है आईटी मिनिस्टर को कि ऑनलाइन गेम भी कन्वर्जन का जरिया हो गया है। ऐसे माहौल में आप कैसे अपनी बात ले जाएंगे लोगों तक, दावत का काम कर पाएंगे, और ये सोशल इम्पैक्ट कैसा है आपकी मुहिम का कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं? जी देखिए, अब ये तो एक बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश है कि कम्युनलिज्म, फ़िरका परस्ती और डिविजिव पॉलिटिक्स ये बहुत बड़ी इफरीत बनकर, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनकर इस मुल्क के सामने खड़ा है और पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। ये मॉन्स्टर जितना मजबूत होगा, जितना मुस्तहकम होगा, मुल्क का हर तबका, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सबको इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जाहिर है कि इतने बड़े मॉन्स्टर का हमें मुकाबला करना है, तो फौरी आप एक्सपेक्ट करें कि जमात कोशिश शुरू करे और ये अचानक फिजा बदल जाए, तो जाहिर है कि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा। इम्पैक्ट का मतलब यही होता है कि आपकी कुछ कोशिशें कामयाब हो रही हैं, कुछ लोग आपकी बात को कबूल कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी बात का असर कबूल कर रहे हैं, तो वो हो रहा है। ये काम और आगे बढ़ेगा और लोगों का इसमें ताउन होगा, मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेदार होंगे, तो फिर इंशाअल्लाह इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। और वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कामों में लगें और इस चीज़ को महसूस करें कि ये कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है, पूरे मुल्क के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और हम सबको मिलकर उसके खिलाफ जदोजहद करनी चाहिए। सर, जो हाल में 2 मामले आए हैं धर्मांतरण के सामने आए हैं, मैं एबीपी न्यूज से हूँ, मेरा नाम जैनेंद्र कुमार है और मेरा सवाल है कि अभी देखने में आया है सर कि एक तो गेमिंग ऐप की बात जैसे साहब ने की कि गेमिंग ऐप के जरिए कन्वर्जन किया जा रहा था बच्चों का, ये मामला सामने आया है। हालांकि आरोप लगे हैं कि जांच होनी बाकी है। एक मामला आया है कि दिल्ली में शेल्टर होम में भी कन्वर्जन का आरोप लगा है। ये जो मामले आ रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाले मामले हैं। इसको लेकर जमात की क्या सोच है या क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि इससे समाज में भाई और खासतौर पे जो विश्वास भरोसे वाली जो बात होती है उस पर असर पड़ता है। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अपील करेंगे? भाई ये तो देखिए कॉमन सेंस की बात है। आप खुद यहाँ पढ़े लिखे और समझदार लोग मौजूद हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं जिसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक को खौफ की फ़िज़ा में रख दिया गया है, दहशत की फ़िज़ा में रख दिया गया है। इस्लाम के ताल्लुक़ से रात दिन मीडिया में वो चल रहा है, हंगामा चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ऐसी फ़िज़ा में किसी के लिए किसी का फोर्स कन्वर्जन होना और कोई अपने आप को मजबूर समझकर कन्वर्ट करना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या दूर दूर तक इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि मुल्क की ऐसी फिजा में कोई आदमी मजबूर होकर अब कन्वर्ट होगा? तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा है। तो इसको क्या अहमियत देने की जरूरत है? आपको भी अहमियत नहीं देनी चाहिए और किसी भी समझदार आदमी को इस अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसमें एक बात और मैं ऐड करूंगा कि इसी के अपोजिट अगर देख लिया जाए कि अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई मुसलमान अगर गैर मुस्लिम बनता है या हिंदुइज्म को कबूल करता है तो उसको वेलकम किया जाता है पब्लिक फोरम पर घर वापसी करके। सही, वही मैंने अर्ज किया कि ये सब इसकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो समझना चाहिए और आप मीडिया के लोग हैं उस पर क्वेश्चंस उठाना चाहिए। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि यहाँ कोई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है और ऐसे हालात में हमारे हिंदू भाई डर के या मजबूर होकर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इम्पॉसिबल है ना। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि सूरज जो है वो मगरिब से निकल गया है।
तो इतनी इलॉजिकल बातों को कबूल करना और उसको फैलाना या उसको सवाल का मौजू बनाना, ये भी इलॉजिकल है। इसको आपको टोटल नेगलेक्ट करना चाहिए, ऐसी अहमकाना बातों। तो तनवीर साहब, तनवीर साहब नहीं, वो सब मालूम है, वो सब मालूम है। तो बहरहाल बहुत आइए तनवीर साहब।